Yep, once again, welcome back to the next class of electrochemistry, and this is obviously the lecture number 3. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने शुरू कर दी थी, 2 लेक्चर हो चुके हैं. इवन 2 लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीख भी लिया, एंड दिस इज ऑब्वियसली द लेक्चर नंबर 3 एंड अ न्यू डे एंड वी आर लाइव विद अ न्यू लेक्चर. नाउ उससे पहले यार मेन सेक्शन में बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले कि हमने कल क्या चीज़ पढ़ी थी. क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे. कल का हमारा बेसिकली जो शुरू हुआ था कॉन्सेप्ट, वो शुरू हुआ था नेट सेल रिएक्शन से. उसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज और इसके फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी थी. क्या होता है, क्यों होता है सॉल्ट ब्रिज, प्लस उसमें बेसिकली जो यूज करते हैं हम कंपाउंड, वो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और साथ ही साथ पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड जो कि सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है. और फिर हमने कुछ मेन फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने कल सेल पोटेंशियल जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके कैलकुलेशंस, फॉर्मूला और उसके यूज, और इवन 2 सवाल हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए थे. ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. यस, यहाँ से जितने टॉपिक्स बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको भी आप एज अ 3 स्टार टॉपिक मार्क कीजिए. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप सेल पोटेंशियल पढ़ लेते हो तो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं टुवर्ड नर्स्ड इक्वेशन. नर्स्ड इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस भी है जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस के अंदर देखे जाते हैं. ठीक है, इनका यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर. नर्स्ड इक्वेशंस, अब यार ये नर्स्ड इक्वेशन क्या है, कैसे है, इस पे तो हम थोड़ी बातें करेंगे, बट फिलहाल समझो कि भैया कल जो हमने बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल कह लो, इसे ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल लिखते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो, सेम चीज़ है. ईएमएफ को ई सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है. तो भैया अभी तक जो हमने कल सीखा था, ई सेल कहें या सिंपली ई नॉट सेल कहें, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, तो वो हमने निकालना सीखा था. किसका? गैल्वेनिक सेल का. भैया ये जो डेटा था ये किसका था? गैल्वेनिक सेल का था. मतलब हमने देखा था कि एक गैल्वेनिक सेल के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर कहें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसका सिंपल फार्मूला हमने कल के लेक्चर में देखा था, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. और फिर हम उसमें क्या करते थे, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का लेते थे. ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर. ठीक है, बट हमने कंडीशन सोचो, कंडीशन क्या थी कि भैया ये हमने जो ईएमएफ बेसिकली निकालना सीखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा था, वो एक गैल्वेनिक सेल के लिए सीखा था. और गैल्वेनिक सेल हमको पता है कि उसकी कंसंट्रेशन भैया फिक्स होती है, दैट इज 1 मोलैरिटी. ठीक है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल जब कंस्ट्रक्शन में पढ़ा रहा था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको बताया था कि हम 1 मोलर का सोल्यूशन लेते हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स होता है. ठीक है, तो ये जितनी भी कैलकुलेशन हमने की है कल के लेक्चर में, या फिर सिंपली कहूं जो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला देखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कल के लेक्चर में, वो हमने एक फिक्स कंसंट्रेशन के लिए की है, एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के लिए की है, दैट इज फॉर 1 मोलैरिटी. अब जो नर्स्ड इक्वेशन पिक्चर में आया भैया, ये क्यों आया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो भैया नर्स्ड इक्वेशन से हम ईएमएफ ऑफ द सेल ही फाइंड करते हैं. ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सिंपली कहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही फाइंड करते हैं. तो फिर आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला तो हमने कल का देख लिया है, फिर ये कौन सा नया इक्वेशन आ गया, ये कौन सा नया ईएमएफ निकालने का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया? तो भैया ये जो नर्स्ड इक्वेशन है, ये एट एनी कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है. ओ, यानी अंतर दोनों में अब आपको समझ आ रहा होगा मोटा मोटा कि भैया जो पीछे जो हमने फॉर्मूला देखा, एट एनी कंसंट्रेशन एंड एज वेल एज प्रेशर, वहां कंडीशन क्या थी जब हमने ई नॉट सेल निकालना सीखा था? तो भैया कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी था, टेम्परेचर 25 डिग्री था और प्रेशर भी यहाँ 1 एटीएम होता है. तो सभी स्टैंडर्ड कंडीशंस थे. बट व्हाट इफ अगर हमसे कोई कह दे कि ये बताओ हमने 2 अलग अलग सोल्यूशन लिए, जिसका एक का मान लो ऐसे कोई कह दे कि हमने 2 कंटेनर से एक सेल को कंस्ट्रक्ट किया, जिंक सल्फेट मान लो हमने ले लिया 0.01 मोलारिटी और कॉपर सल्फेट हमने 0.1 मोलारिटी ले लिया. अब सोचो दोनों का कंसंट्रेशन बदल गया, तो क्या अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ये ई नॉट सेल वाला जो हमने सीखा है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट. ये सिर्फ तभी लगेगा जब आपका कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी हो या फिर टेम्परेचर 25 डिग्री हो या प्रेशर 1 एटीएम हो, फिक्स वैल्यू हो. गैल्वेनिक सेल के लिए बात की जाए तो लगा सकते हैं आप. बट यहां मैंने क्या लिखा है कि नर्स्ड इक्वेशन इज introduced to find the EMF of cell, basically electrode potential at any concentration and pressure. मतलब अब पिक्चर में अब जो ईएमएफ है बेसिकली वो आपके कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करने लगा है. तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए
साइंटिस्ट ने एक नया इक्वेशन डिस्कवर किया और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन के नाम से। इसको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखा जाता है बट नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा जाता है, NERNST। सो दिस इज दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ नर्स्ट इक्वेशन कि भैया पहले ये तो समझो कि भैया आया क्यों, दूसरा फॉर्मूला क्यों आया। तो इसलिए कि भैया अगर कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाए सेल्स की या प्रेशर अलग अलग हो जाए तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे EMF ऑफ सेल, दैट विल बी गेट टू नो अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो। अब सर वहां तो ये था क्या, अगर कंडीशन फिक्स थी, कौन सी कंडीशन भैया, प्रेशर 1 atm था, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, और क्या था भैया, और कंडीशन क्या थी हमारी कि कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी थी, तो डायरेक्टली हम ई नॉट सेल निकाल सकते थे, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते थे, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, बताया था कल क्लास में। बट अब कंसंट्रेशन हम बदल के चेक करेंगे, देखेंगे कि भैया कंसंट्रेशन बदल देने से ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया। तो नर्स्ट इक्वेशन जो सिंपली जो इक्वेशन है वो यहां लिखिए, नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए ये है, और नर्स्ट इक्वेशन यहां है जो हमको फॉर्मूला दिया गया नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, दैट विल टेल यू द ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln ऑफ क्यू। देखो भारी भरकम फॉर्मूला आपको लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, जिसमें ई सेल क्या होता है भैया, तो ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट, इसको मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है, जगह नहीं है इधर, इसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा नेक्स्ट प्लेस में नर्स्ट इक्वेशन के सारे जितने फॉर्मूले हैं उसके सारे टर्म के बारे में जान लीजिए। ई सेल क्या होता है भैया, ई सेल इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln ऑफ क्यू। ठीक है, सब बताऊंगा, चिंता ना करो। ये जो ई सेल है इसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब जो आपने सेल तैयार किया बेसिकली उसका ईएमएफ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना बना एट एनी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है, ई नॉट सेल क्या है, सबको पता है भैया, स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लो या स्टैंडर्ड ईएमएफ कह लो, बता दिया था ये तो मैं। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, पता है ना सबको। टी क्या है भैया, टी टेम्परेचर। एन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन नेट सेल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एन हमें निकालना पड़ता है। सब मैं तुमको चिंता ना करो, क्वेश्चन करा के सबका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन नेट सेल रिएक्शन। हमने नेट सेल रिएक्शन सीखा है लिखना, कैसे लिखते हैं। और एफ पता है क्या है, एफ है चार्ज, किसका, चार्ज है, चार्ज ऑफ 1 कूलम इन फराडे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इन फराडे, 1 कूलम नहीं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इन फराडे, जिसकी 1 F की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। ये शायद मैं मोल कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था कुछ बच्चे देखे होंगे तो उन्होंने वहां ये चीज देखी है कि 1 फैराड इक्वल्स टू 96500, बट फिलहाल याद रख लो ये F की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 9.96500 कूलम। ठीक है, अब देखो ये नर्स इक्वेशन मैंने सारे टर्म तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए। ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, किसी भी कंसंट्रेशन और प्रेशर पे। देखो यहां मैंने ई नॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ ई सेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सिंपल कोई अलग अदर कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन पे भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ई नॉट सेल ये फिक्स है भैया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन नेट सेल रिएक्शन। चिंता ना करो, ये निकालना सिखाऊंगा, कैसे हम एन निकालते हैं, चिंता ना करो, सब सिखाऊंगा। एफ भैया, एफ की वैल्यू फिक्स है 96500 कूलम, जिसको 1 फराडे का चार्ज भी कहते हैं। अब सवाल ये है, ये एल एन क्यू, तो चिंता ना करो, अभी क्यू को अभी बस नाम से जान लो, इसको कहते हैं रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये जो क्यू है इस क्यू को हम कहते हैं रिएक्शन कोसेंट। अब आपने इक्विलिब्रियम तो भी मेरे से पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, समझ जाओगे, बट अगर अपने टाइम आपने पढ़ा होगा तो थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया होगा। इसको कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, जो मैथ वाला कोसेंट पढ़ते हो ना, डिवाइड डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट, वही है, कोसेंट और रिमाइंडर वही, रिएक्शन कोसेंट।
अब समझाऊंगा तुम्हें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बातें क्या आपको समझ आई ईएमएफ में क्या क्या टर्म है, मैंने अभी टर्म से आपको रूबरू कराया है। कोई टर्म में तो किसी को परेशानी नहीं है, बोलो फटाफट से। टर्म में तो किसी को परेशानी नहीं है ना, टर्म तो सारे क्लियर हो रहे हैं सभी को बच्चा लोग। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूले को जो बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला होता है सिंपली कैलकुलेशन वगैरह के लिए, वही मैं आपको बताऊंगा, बट इसी फार्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसी फार्मूले को आप लिख सकते हो, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखो यहाँ नेचुरल लॉग एल एन लिया गया है ना, इसे लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग टू द बेस ई में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेचुरल लॉग से हटा के लॉग जो लॉगरिथमिक फंक्शन वाला लॉग होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ आपको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये सेम ही फॉर्मूला है, चिंता ना कीजिएगा। बस यहाँ नेचुरल लॉग की जगह लॉग क्यू आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी नॉस्ट इक्वेशन ही है, ठीक है। बहुत बच्चे नेचुरल लॉग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बच्चे लॉग का इस्तेमाल करते हैं, बट डेटा के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। अगर डेटा में एल एन की वैल्यू दी है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर डेटा में लॉग की वैल्यू दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बस इस नेचुरल लॉग को हमने लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो बस 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो, इतनी बातें तो बच्चे आप समझ गए, ठीक। अब कुछ और बातें जानिए। क्या भैया, आर तो गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है। इस केस में भी जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे ये इक्वेशन काम करता है, तो टी भी फिक्स कर दिया जाता है, आर भी फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो एफ है ना भैया, ये एफ की वैल्यू तो पहले से फिक्स है 96500। तो होता क्या है कि जनरली ये दोनों फॉर्मूला ना याद करके आप कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो कैलकुलेशन में आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे इस्तेमाल करूंगा डायरेक्टली, और ये बड़ा सिंपल भी होता है। दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, जब आप, सॉरी इसको थोड़ा सही से लिख लो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। अब सोचो R इंटू टी, तो R की वैल्यू 25/3 रख दो, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है, ठीक है। और आप जब n इंटू 96500, मतलब ये सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो इसका सिंपल डायरेक्टली एक आंसर मैं लिख देता हूं, वो आप सीधा याद रख सकते हैं। वो आता है 0.06 अपॉन n लॉग ऑफ क्यू। तो आप सिंपली ये आर टी 2.303 बाय एन एफ बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ क्योंकि एफ कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू पुट कर दो, टी कांस्टेंट 25 डिग्री वो पुट कर दो, आर कांस्टेंट है 2.303 कांस्टेंट है, सबको जब मल्टीप्लाई किए तो आपको 0.06 वैल्यू मिलती है। तो आप सिंपली, मैं तो कहूंगा ये है फाइनल फार्मूला जो आप याद रखिए नॉस्ट इक्वेशन की तरफ। ईएमएफ को निकालने का एक बढ़िया और एक बेहतरीन फाइनल फार्मूला मैंने आपको दे दिया, जो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ये फार्मूला किसके लिए है? जब टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री हो, तो खैर जनरली 25 डिग्री पे ही मिलेगा आपको। तो आपके इक्वेशन, आपके प्रॉब्लम जितने भी होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, सब इससे सॉल्व हो जाएंगे, चिंता ना कीजिए। तो मतलब सिंपल सी बात है, समझाने के नॉस्ट इक्वेशन तो मैंने ये लिखा दिया आपको पूरा कंप्लीट फार्मूला, बट आपको याद क्या रखना है भैया, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग क्यू। भैया मैं तो इसी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आप लोग भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, आसान होता है, जल्दी लग जाता है ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉस्ट इक्वेशन, बस हमने सारी वैल्यू को पुट करके थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, इजी बना लिया, ठीक है। चलो ठीक। अब क्वेश्चन कराओ भैया, जब तक क्वेश्चन नहीं कराओगे तब तक क्लैरिटी नहीं बनती है कि ये फॉर्मूला हमने सीखा भी है ना। तो आओ मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ई सेल एट रूम टेम्परेचर। भाई 25 डिग्री बोल दिया, देखो फाइंड ई सेल एट रूम टेम्परेचर। गिवन डेटा है mg से mg2+ सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और mg2+ का कंसंट्रेशन देखो दे दिया इस बार 0.01 मोलारिटी, फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर दिया है Ag+ से Ag, और जो Ag+ का कंसंट्रेशन है ये 0.1 मोलारिटी दे दिया है, ठीक है। ये पूरा डेटा गिवन, और साथ में गिवन है कि जो ई नॉट सेल है वो है आपका 3.17 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करके बताइए। देखो नॉस्ट इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब ऐसे बनते हैं, जहां आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दिख गया और ई नॉट सेल की वैल्यू दिख गई, मतलब सिंपली क्या यूज करना है,
नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ये सवाल सॉल्व होगा। अब लगाना शुरू करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं कि भैया हमें क्या पूछा है, फाइंड ई सेल। तो भैया ई सेल निकालने का तो बढ़िया फॉर्मूला हमने पढ़ा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, अब सोचो क्या क्या डेटा गिवन है। ई नॉट सेल दिया हुआ है, तो इस ई नॉट सेल की जगह हम पुट कर देंगे 3.17। अरे भैया बिल्कुल पुट कर देंगे, नो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। मन में आपके सवाल यार होगा कि सर ये क्यू और ये एन पता चल जाए ना, फिर तो हम धड़ल्ले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी क्या फैक्टर है, एन। एन का फैक्टर सबसे बड़ा है। अब देखो एन जो निकालना हो, तो एन निकालने के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमें रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया एरो के लेफ्ट साइड एनोड है, और जब एनोड है मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एरो के राइट साइड क्या है भैया, कैथोड है, और जब कैथोड है मतलब इधर रिडक्शन हो रहा है। ये तो समझ गए होगे। अब मैंने आपको बताया था क्या, पहले आप एट एनोड लिख लीजिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि भैया एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन नेट सेल रिएक्शन। तो भैया नेट सेल रिएक्शन को लिखने के लिए पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो नेट सेल रिएक्शन निकल जाएगा। कन्वेंशनल अप्रोच बता रहा हूं, है कि नहीं? बिल्कुल। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनोड पे क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, सोचो, Mg से Mg2+, मतलब एट एनोड लिखूं तो मैं दूंगा कि Mg सॉलिड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे हो रहा है। सिमिलरली एट कैथोड, कैथोड पे क्या खेल चल रहा है भैया, तो कैथोड पे क्या हो रहा है भैया, Ag+ से Ag, मतलब Ag+ एक्वस इज एक्सेप्टिंग कितने, Ag+ है, मतलब भैया यहां कायदे से होना चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, और फिर ये Ag में कन्वर्ट हो रहा है। बट सोच के देखो, हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो अगर यहां से देखो, यहां Mg से Mg2+ जाके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो भैया अगर दूसरे इक्वेशन को भी हमें बैलेंस करना होगा तो सिंपली हमें यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाना पड़ेगा। अब अगर Ag2+ को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो सोच के देखो, यहां अगर मैं 2 लगा दूं तो 2Ag+ क्या हो जाएगा, 2Ag+ को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो बस रिएक्शन जैसे हम बैलेंस करते थे वैसे यहां भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आप सिंपली कर सकते हो। तो सोचो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कायदे से होना चाहिए था, क्योंकि Ag से Ag+ जा रहा है, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ना, बट नहीं, क्योंकि हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए मैंने आगे 2 लगा दिया। अब देखो ये 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, 2Ag सॉलिड। भैया 2 लगाना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, अगर इधर 2Ag+ है तो इधर भी 2Ag सॉलिड बनना चाहिए। अब ये रिएक्शन देखो बैलेंस है। अब नेट सेल के लिए मैंने क्या बोला था भैया, जो सेम साइड है उनको काट दो, बाकी सबको एरो के साइड में लिख दो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन सेम है, कट गया। अब एरो के राइट साइड में क्या बचा, Mg सॉलिड प्लस 2Ag एक्वस। सिमिलरली राइट साइड में क्या बचा, Mg2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो हमारा नेट सेल रिएक्शन तैयार हो गया। तो हर क्वेश्चन में हमें ये तो करना ही है सर, ये तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको एक करा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं कैसे नेट सेल निकालते हैं। तो इसको अलग लिख लिया जाए साइड में, यानी जो हमारा नेट सेल रिएक्शन आया वो क्या आया, Mg सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस दैट विल गिव्स यू, थोड़ा नीचे लिख दे क्या, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहां, Mg सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस दैट विल गिव्स यू, क्या था भाई, Mg2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो इस रिएक्शन से अब हमें काम लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल, भैया n की वैल्यू, n क्या है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन नेट सेल रिएक्शन, सोच के देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो भैया Mg से Mg+2 जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और सिमिलरली ये 2Ag+ 2Ag बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू यहां 2 है। इसी चीज को निकालने के लिए हमें हर क्वेश्चन में बैलेंस नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि हम सही वैल्यू निकाल पाए n की। सोच के देखो, यहां पता भी तो चल रहा है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कुल मिला के एक्सचेंज कितना हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो 2 का। तो यहां से हमें निकल गया n की वैल्यू 2। ठीक है,
अब भैया क्यू क्या है, अब क्यू पे थोड़ा फोकस करो। क्यू को कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। क्यू को क्या कहते हैं? अभी रिएक्शन कोशेंट पता है, बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम केसी लिखते थे, याद करो कभी क्लास 11 पढ़े होगा केमिकल इक्विलिब्रियम तो याद होगा, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखा करते थे। तो रिएक्शन कांस्टेंट सिंपली कुछ नहीं होता है, देखो क्यू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बस खेल खत्म। क्या बोला सर? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ये चीज तुम्हें बताऊंगा कि जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं। तो स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगाने का क्या मतलब है कि भैया प्रोडक्ट में जो भी आपका आयंस है उसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में जो आयन है उसका कंसंट्रेशन। अब इस नेट सेल रिएक्शन को देखो, इस नेट सेल रिएक्शन में एक्वस जो होगा भैया वही आयनिक सब्सटेंस जैसा होगा। जैसे देखो आयन किसके ऊपर है, 2Ag प्लस के ऊपर है या Mg2 प्लस के ऊपर है? प्रोडक्ट साइड यही है ना, एरो के राइट साइड ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, तो पहले प्रोडक्ट साइड चेक करो। प्रोडक्ट साइड आयन, आयंस कौन है? प्रोडक्ट साइड जो आयंस है वो है Mg2 प्लस। मतलब यहां हमें जो कंसंट्रेशन लेनी है वो Mg2 प्लस के ऊपर लेनी है। अच्छा आपके मन में सवाल होगा सर Ag प्लस भी तो है, तो याद रख लो हमेशा जब भी Ag प्लस सॉलिड सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है। तो आप यहां 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 1 मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब सिंपली हमें क्या देखना है, हमें जब भी क्यू लिखना है किसी भी रिएक्शन में तो पहले चेक करना है कि प्रोडक्ट में जो आयंस है उसका कंसंट्रेशन, और फिर रिएक्टेंट साइड आ जाओ। अब रिएक्टेंट साइड भैया सॉलिड है तो इसका तो कंसंट्रेशन देखने की जरूरत है ही नहीं, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई ऐसे ही। तो कंसंट्रेशन देखनी किसकी है? जिसके पे आयंस है, जिसके पे चार्ज है। चार्ज किसके पे है? 2Ag प्लस पे। तो रिएक्टेंट साइड कौन सा है जो आयंस की तरह बिहेव कर रहा है? वो 2Ag प्लस है। तो जब भी आप 2Ag प्लस दिया हो कहीं तो पहले लिखो Ag प्लस, और Ag प्लस के आगे कौन सा नंबर लिखा है 2, तो वो उसके पावर में चला जाएगा। अच्छा सर अगर यहां 3Ag प्लस होता तो फिर कंसंट्रेशन लिखते वक्त क्या क्या लिखते? पहले लिखते Ag प्लस और पावर में लगा देते 3। देखो बहुत लेम तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर मैं तुम्हें बोल दूं, क्योंकि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हें पढ़ाई नहीं है और तुम्हारा बहुत दिन हो चुका है, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते तो समझ आता। बट अभी फिलहाल सिंपली याद रख लो कि अगर पहले चेक करना है कि रिएक्टेंट साइड में कौन सा आयनिक सब्सटेंस है। यहां आयनिक सब्सटेंस Mg2 प्लस था तो सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन आएगी, जो सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन हम काउंट नहीं करते हैं, वो 1 माना जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड चेक किया तो प्रोडक्ट साइड में आयंस किसका है भैया? 2Ag प्लस दिख रहा है। तो अगर 2Ag प्लस दिख रहा है तो सिर्फ Ag प्लस पे फोकस करो। तो पहले Ag प्लस का कंसंट्रेशन ले लो और जो आगे लिखा है उसको पावर में डाल दो। अच्छा आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ फिर Mg+2 में आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका पावर 1 मान ले क्या? मान लो यार 1, कोई दिक्कत नहीं है। Mg2 प्लस का ही कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो इसका पावर 1 है, तो 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। बट Ag प्लस के आगे 2 था इसलिए पावर 2 लगा दिया। इसको कहते हैं Q, ये है Q। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर ये Mg2 प्लस और Ag प्लस का पावर 2, क्या इसका कंसंट्रेशन कहीं क्वेश्चन में दिया होगा क्या? तो जरा क्वेश्चन पढ़ो तो सही, देखो लिखा है Mg+2 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलारिटी और Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 मोलारिटी, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा ये। तो सिंपली Q क्या हो जाएगा? 0.001 अपॉन 0.1 की पावर 2। लो भैया, क्यों? क्वेश्चन में दिया था Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 दिया था, Mg+2 का 0.01 दिया था, तो सिंपली जहां Mg+2 है वहां 0.01 का कंसंट्रेशन रख दो, जहां Ag प्लस है वहां 0.1 का रख दो और पावर 2 है ही। तो ये है पूरा Q। तो मैंने तुम्हें Q भी निकालना सिखा दिया, मैंने तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन भी निकालना सिखा दिया। अब तुम्हारे पास N भी है, तुम्हारे पास Q भी है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो आओ भैया कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेप्स था सॉल्व करने का, फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए बस। तो फॉर्मूला था भैया ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन की वैल्यू है 2 और लॉग ऑफ क्यू की जगह मैं क्या पुट कर दूं डायरेक्टली? सोचो क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं। अब देखो एक चीज और याद रखना, जब आप कंसंट्रेशन डाल देना तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हटा देना। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए रिप्रेजेंट किया गया, या आप इसको तुम नॉर्मल ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो सिंपली क्यू की जगह क्या पुट किया जा सकता है भैया? 0.001 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। अब ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है पहले से ही 3.17। लो भैया सब वैल्यू अब आपके पास है।
तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह 3.17 माइनस, सोचो 0.0 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या है 0.03 होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो। अब लॉग ऑफ, अब यहां सोचो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूं। देखो, क्या मैं 0.001 को 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं क्या? तो इसको 10 पावर माइनस 3 लिख सकता हूं। सोचो, क्या मैं इसको 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूं? अरे सोचो यार, डेसिमल को शिफ्ट करो तो 10 की पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है। अच्छा, 0.1 को क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर माइनस 1। तो ऊपर 10 की पावर माइनस 3, 0.1 को लिख दो 10 की पावर में, 10 की पावर माइनस 1 और इसका स्क्वायर, मतलब 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो। सिंपल है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे फिर से सॉल्व करो। ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03 लॉग ऑफ, अब सोचो 10 की पावर माइनस 2, इसको ऊपर भेजो जरा। तो भैया 10 की पावर माइनस 3 ऑलरेडी था, 10 की पावर प्लस 2 आ गया, मतलब टोटल कितना बचा? 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर प्लस 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा? माइनस 1। मतलब इस पूरे जगह मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। सिंपल कैलकुलेशंस बच्चा, सिंपल कैलकुलेशंस, एकदम बेसिक, इतना बेसिक कोई कराता नहीं है। एक इंजीनियरिंग, तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनने वाले हो, मैं फिर भी वो चीज बार बार फोकस कर रहा हूँ। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा भैया, लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम, मतलब जो पावर होता है उसको आगे ला दो। तो पावर माइनस 1 है तो इसको आगे पटक दो अगले अगले एक्सप्रेशन में। सिंपल है भैया, लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन को आगे कर दो, लॉग एम वैसे ही रहेगा। तो सिंपल चीज यहां भी करनी है। अब सिंपली देखो, ये सॉल्व हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03। अब देखो माइनस 1 को आगे पटकना है तो मल्टीप्लाई में माइनस 1 आएगा और नीचे क्या बचेगा? लॉग 10। अब देखो, यहां एक माइनस, यहां एक माइनस, बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये एक माइनस, ये एक माइनस 1, बीच में प्लस 0.03। और लॉग 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है, और अगर नहीं दी है तो अभी याद रख लो, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये पूरी वैल्यू बन गई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फाइनल 3.17 प्लस 0.03, 3.20 वोल्ट इज योर सिंपल आंसर। तो भैया ऐसे नर्स्ट इक्वेशन को लगाते हैं और इस टाइप का सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो भैया लेंदी है तो है, क्या कर सकते हैं, बोलो समझ आया? अगर ध्यान दिए होगे, एक एक स्टेप मैंने सॉल्व कराना तुमको सिखाया है, रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं सॉल्व कराना सिखाया है, लिख लोगे? बोलो बच्चा, रिएक्शन कोशेंट आपको समझ आया? इम्प्लीमेंटेशन समझ आया? फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन था तो मैं तुमको करा दिया, ठीक है? तो इसीलिए इंप्लीमेंटेशन के लिए, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि भैया आप नॉस्ट इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और खूब सारे क्वेश्चन में लाऊंगा, चिंता ना करो, बट फिलहाल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपसे आप समझ गए होंगे कि यस सर लगाएंगे कैसे, और ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चा? बताओ सब लोग, इंप्लीमेंटेशन क्लियर हुआ कि नर्स्ट इक्वेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सर, कैसे लगाते हैं? बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, चलो, चलो वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो दिस इज अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही, अभी खत्म नहीं हुआ नर्स्ट इक्वेशन, इसी के अंदर एक्सटेंशन पार्ट है, आगे बढ़ो, इसी के अंदर सब टॉपिक डालिए मेरे साथ। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी तो बहुत बार सुन चुके हो मेरे से, बता देता हूं मैं। डेल्टा जी नॉट एंड ई सेल, अब एक बड़ा मजेदार रिलेशन होता है और बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, इस रिलेशन से बड़े छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और काफी आसान होते हैं। तो ये टॉपिक फ्री का नंबर गेनिंग है, समझ लो, तुम्हें फ्री का नंबर दिख जाएगा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, एक सिंपल रिलेशन, एक लाइन का मैं छोटा सा लिखा देता हूं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी एल एन ऑफ क्यू। सिंपली याद रखना, एक सिंपल रिलेशन है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट और ई सेल में, वो हम स्टेब्लिश करेंगे, बट हमने एक रिलेशन पढ़ाई जाती है, देखो ये थर्मोडायनेमिक्स से आया, तो आप अभी इसकी चिंता ना करो, ये जो मैंने लिखा है ये थर्मोडायनेमिक्स से आया, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। बट फिलहाल याद रख लो कि थर्मोडायनेमिक्स में एक एक्सप्रेशन होता है जो कि रिलेट करता है किसको,
डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट को एक साथ। वो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी इंटू एल एन क्यू। अब देखो मैं बारी बारी से थोड़ा टर्म आपको समझा देता हूँ कि डेल्टा जी क्या है, कंफ्यूज हो रहे होगे इसलिए। देखो यहाँ जो डेल्टा जी है इसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं, गिब्स, जी आई डबल बी एस, गिब्स, गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर, नाम है गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। सिंपली समझ लो एक एनर्जी का टाइप है, ठीक है, अभी इतना समझ लो। डेल्टा जी नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड नॉट लग गया ना, देखो मैंने बोला था ना कहीं भी नॉट लग जाए मतलब वो स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है, ट्रिक है ये सिंपली। तो डेल्टा जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया जाता है बट मैं वहां पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल अभी जान लो बस एक रिलेशन, ताकि हम कुछ रिलेशन स्टेब्लिश कर पाए। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब जब मैं एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर फिक्स कर दिया उस टाइम पे जो हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे दैट विल बी डेल्टा जी नॉट, और किसी रैंडम किसी भी टेम्परेचर पे निकालेंगे दैट इज डेल्टा जी, ठीक है। आर, अरे भैया गैस कांस्टेंट सबको पता है, ये तो पता होगा, कांस्टेंट वैल्यू गैस कांस्टेंट। टी, भैया टेम्परेचर जो आप ले रहे हो। क्यू, अभी भी बताया, रिएक्शन कोशेंट। तो ये रिलेशन आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप इसका याद रख लो कि थोड़ा यूज है इसका, इसलिए यहां मैंने नोट डाउन आपको कराया है। तो सारे टर्म से आप वाकिफ हो गए हो कि सारे जो टर्म है वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इसी रिलेशन में मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको एक फाइनल रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं कराऊंगा भी नहीं, तो आप डायरेक्टली इस टॉपिक, ये जो टॉपिक ऊपर लिखा है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल, जब आप इसमें हम फेरबदल करते हैं, अभी आगे मैं आपको बोलोगे तो बता भी दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी याद रख लो कि जो डेल्टा जी और जी नॉट के ई नॉट सेल के बीच जो रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट के बीच, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल के बीच जो रिलेशन है डायरेक्टली अभी उस रिलेशन को आप याद रख लो, दैट इज एक सिंपल फॉर्मूला है, आप इसका यूज कर सकते हो, दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड, अभी मैं बताया आपको कैसे निकालोगे आप, और एफ 96500 कुलाम, 1 फराडे का चार्ज 96500 कुलाम, ठीक है। ई नॉट सेल आपको पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ये आप सीधा याद रखिएगा। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा मान लो डेल्टा जी नॉट लगा है, एक और चीज, डेल्टा जी नॉट लगा है तो हमने माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिया। अच्छा सिर्फ मैं अगर तुमसे पूछूं कि सिर्फ डेल्टा जी लिखो तो क्या लिखोगे, सिंपल है, माइनस एन एफ ई सेल। तो थोड़ा डिफरेंस आप समझ सकते हो, भैया अगर जी नॉट लग गया तो हम ई सेल भी नॉट वाला लेंगे, और अगर सिंपली डेल्टा जी पूछेगा तो हम ई सेल भी नॉर्मल जी वाला लेंगे, समझे। सिंपली डेल्टा जी पूछे तो हम नॉर्मल ई सेल लेंगे जो कि ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन होता है, और अगर डेल्टा जी नॉट पूछे तो हम ई नॉट सेल लेंगे जो कि ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है, जो कि 1 मोलारिटी का था। ये तो क्लैरिटी आपको बन गई होगी ना कि जी नॉट लग गया तो ई नॉट लेंगे और सिर्फ जी लग गया तो ई सेल लेंगे, ये कंफ्यूज मत होना, इसलिए दो अलग अलग जगह लिखा दिया है, ठीक है। चलो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, तो फिर ये बताओ भैया कि क्यों आपने ये वाला टर्म जो है ये क्यों कराया, ये क्यों लिखाने का क्या मतलब है। तो देखो इसके लिखाने का सिंपल सा मतलब मैं तुमको समझाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे निकालने हैं, कैसे, जो मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको दिया था शुरुआत में, याद आ रहा है ये कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ अपॉन एल एन इंटू क्यू। भैया इसी जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आया कहां से, इसको समझाने के लिए मैंने ये थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखा है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा इधर पिक्चर में लाओ, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब थोड़ा हम नर्स्ट इक्वेशन कहां से आया, देखो मेरी अच्छी बात यह है ना, पहले मैं आपको समझा दूं नर्स्ट इक्वेशन क्या है, फिर क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो आया कहां से, ताकि आपको क्लैरिटी बन जाएगी। भाई हवा में नहीं लिख दिया ना सर, आपने हवा में लिख दिया, हम कैसे मान ले कि भैया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, कुछ और भी तो हो सकता है। तो भैया उसी का प्रूफ मैं आपको दे देता हूं यहाँ, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन यूज किया। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, जो भी हमने देखा है थर्मोडायनेमिक्स में, अभी देखा नहीं हम देखेंगे, दैट इज
डेल्टा जी इक्वल्स टू जी नॉट और क्या था प्लस आर टी एल एन क्यू। अब सोचो सर मैं डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई से लिख सकता हूं इक्वेशन 3 से, बिल्कुल माइनस एन एफ ई सेल, बिल्कुल। और डेल्टा जी नॉट को मैं इक्वेशन 2 से क्या लिख सकता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बिल्कुल, प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्या करो, इसको मानो इक्वेशन 4, डिवाइड कर दो इक्वेशन 4 को, डिवाइड इक्वेशन 4 विथ एन एफ। तो भैया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड क्या करो, एन एफ से डिवाइड कर दो। तो जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड एन एफ से डिवाइड करोगे तो सोचो क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब भाई इसको डिवाइड करना है एन एफ से, इसको डिवाइड करना है एन एफ से, और यहां मैंने नीचे डिवाइड कर दिया आर टी को भी एन एफ से, तो आर टी बाई एन एफ बन गया। अब भैया एन एफ कट गया, सिंपल एक्सप्रेशन, इधर क्या है माइनस ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं, माइनस कॉमन ले लो दोनों साइड से, और दोनों साइड जब माइनस कॉमन लोगे तो कट जाएगा। तो भैया जब इधर माइनस ऑलरेडी है, इधर से माइनस कॉमन लोगे तो ये बीच प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एफ क्यू। चलो भैया बजा दो ताली, क्या हम नर्स्ट इक्वेशन पे पहुंच गए। तो भैया नर्स्ट इक्वेशन सिंपली एक्सटेंशन है थर्मोडायनेमिक्स का। तो नर्स्ट इक्वेशन फाइनली हमें मिला कि नहीं, मजा आया तो बोलो यस सर, समझ गए सर कहां से आया, मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया तो बताओ, पहुंचे फाइनल कंक्लूजन पे कि यस सर समझ गए सर, दिख गया नर्स्ट इक्वेशन कहां से आया, दिख गया। सुहाना खान का मैसेज यहाँ आ रहा है बट सुहाना खान यहाँ पीपल में दिख नहीं रही है देखो यहाँ सिर्फ 3 बच्चे दिख रहे हैं, आई थिंक ग्लिच है कोई। क्लास में हो सुहाना, आवाज आ रही है मेरी, जादू दिखा दिखा, चलो बहुत ही बढ़िया, समझ आया ना, तो मिल गया, इसीलिए वो रिलेशन आपको वहां लिखाया गया, वरना फिर मैंने सिर्फ एक थर्मोडायनामिक्स का रिलेशन का यूज किया, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल कुछ नहीं बताया है, वरना तुम तो मेरे को जानते हो, मैं कोई भी एक शब्द लिखता हूं तो मैं उसे पहले 10 बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, नर्स्ट इक्वेशन का एक्सटेंशन है, नोट करना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम से तो बहुत सवाल पूछा है, जेई नीट में तो बहुत पूछता है, इवन आपके में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नॉस्ट इक्वेशन कैसा दिखता है, और नॉस्ट इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं और क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है, और यहीं से कई बार सवाल पूछता है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले समझो क्या है, वापस चलते हैं अपने सेल की तरफ, क्योंकि सेल से समझ आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ हुआ क्या था, सेल की वर्किंग आपको सबको पता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल रहा था, फिर सर्किट कंप्लीट होती, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, है ना। अब सोचो ये सेल हमने बना दिया, सॉल्ट ब्रिज से जो भी प्रॉब्लम था वो सब हमने फिक्स कर दिया, सेल खटाखट काम किए जा रहा है, ठीक है, मस्त इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इस वायर इस कंडक्टर के थ्रू कैथोड की तरफ जा रहा है, फिर सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जल रहा है। अब सोचो जो सेल होता है वो क्या होता है, देखियो नॉर्मल सी चीज, बहुत ही बड़ी कॉमन सी चीज है, और रियल लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। भैया जो आप सेल खरीद के लाते हो, देखो ना बैटरी वो निप्पो वाली पतली सी, जब आप उसको कुछ दिन तक यूज कर लेते हो तो भैया उसकी बैटरी एक टाइम ऐसी आती है कि वो सेल वीक पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है, सोचो हुआ है ऐसा, देखे हो कभी, बिल्कुल। बैटरी कहते हो ना, वो पुराने जमाने में बैटरी दी थी, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, रिचार्जेबल बैटरी का तो कॉन्सेप्ट अलग है, बट जो नॉन रिचार्जेबल थी, जो पतली सी बैटरी आती है, जो आप टॉय वगैरह में यूज करते हो, जब जैसे ही उसको लगातार कुछ दिनों तक यूज करोगे तो कंटिन्यूअस यूजेज होने की वजह से उसकी बैटरी खत्म होती है। कहते हो ना कि भाई बैटरी खत्म होगी, नई बैटरी लाओ, या घड़ी जो वॉल वाली जो घड़ी है,
पुराने जमाने वाली, उसके पीछे एक पतली सी बैटरी लगती थी, ठीक है। काफी सालों तक वो चलती थी, फिर कुछ देर बाद क्या होता था, कुछ साल जब बीत जाने के बाद, प्रॉपर वर्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो सेल डेड हो जाता था। वैसे ही होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड हो जाता है। अब सोचो, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, तो भैया आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए बचा ही नहीं, है कि नहीं? सोचो भैया, एक समय ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन बंद होगी, वरना फिर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो भाई यहां काम ही नहीं करती। सेल बंद भी होगा, सेल आने वाले टाइम में यूजेस के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ेगा, यूज बढ़ेगा, वो सेल डेड भी होगा। जो आप नॉर्मल बैटरी में देखते हो, होता भी ऐसा है कि जब लगातार खूब दिनों तक यूज करते हो किसी बैटरी को जो नॉन रिचार्जेबल है, तो डेड हो जाती है, आप उसे फेंक देते हो, फिर नई सेल लेके आते हो, करते हो ऐसा। तो ऐसा एक टाइम आएगा जिस टाइम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड हो जाएगा, तो जो वोल्टेज आपको पहले जीरो नहीं मिल रहा था, पहले कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा था, वोल्टेज जीरो नहीं था, तभी ये सेल काम कर रहा था। तो होगा क्या कि जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो जो आपका सेल का पोटेंशियल है, सेल का वोल्टेज है, वो फटाक से जीरो पे ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अब जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ थी, अब वो ईएमएफ जीरो हो जाएगी। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि एट इक्विलिब्रियम जो सेल का ईएमएफ होता है वो खत्म हो जाता है। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो सेल डेड हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सेल अब इक्विलिब्रियम में चला गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड चले गए। तो इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, जो सेल का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। अब सर्किट क्या होगी, एक ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगी, और फिर आपको कोई करंट फ्लो करने को नहीं मिलेगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि सेल डेड हो गया। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिस पे क्या होता है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू जीरो। इस कंडीशन को सेल की इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ड्रॉप्स टू जीरो मतलब अगर कहीं भी आपको लिखा है ई सेल इज इक्वल्स टू जीरो वोल्ट, तो आप समझ जाइएगा कि अगर ईएमएफ जीरो हो गया मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, सेल ने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। तो इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, समझे? अब इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन का फायदा उठा के एग्जामिनर खूब हमें परेशान करते हैं, बट मैं हूं तो फिर क्या गम है, क्यों परेशान होने की जरूरत है। ई सेल ड्रॉप टू जीरो, समझ गए? कभी कोई इक्विलिब्रियम पूछे कि सेल का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो क्या बोलोगे कि जब भी ई सेल जीरो हो जाए उस पॉइंट को सेल का इक्विलिब्रियम कहेंगे। सारे कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो गया, सेल डेड हो गया, सेल को फेंक दो, नया सेल लाओ, नया सेल बनाओ। क्लियर है? अब इस टाइम पे जो ही ई सेल इक्वल टू जीरो वोल्ट होता है, तो जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है नॉस्ट इक्वेशन में, ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, ये क्यू केसी से रिप्लेस हो जाता है, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केसी आप दोबारा पढ़ोगे जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ। तो इस केसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और आपका जो एग्जाम है उसमें एग्जामिनर बड़ा परेशान करता है, बार बार इस केसी को निकलवाएगा, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकलवाएगा। तो भैया अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भैया अब तो इंपॉर्टेंट है, अब तो जानना ही पड़ेगा। अगर एग्जामिनर बार बार केसी निकलवा रहा है तो भैया जल्दी से एक फॉर्मूला दीजिए कॉन्सेप्ट सिखा के कि केसी कैसे फाइंड करें, फिर हम भी केसी को फाइंड करेंगे, हमारा यही मोटिव है। क्लियर? तो दो चीजें होंगी, इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल हो जाएगा जीरो, और आपका जो रिएक्शन कोसेंट है नॉस्ट इक्वेशन के अंदर जो रिएक्शन कोसेंट क्यू देख रहे हो, दैट विल गेट रिप्लेस विद द टर्म केसी। कुछ नहीं, बस क्यू की जगह केसी लिख देना है, बात खत्म। अब हमारे पास नॉस्ट इक्वेशन थी, क्या थी भैया? नॉस्ट इक्वेशन पढ़ा है हमने, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, जो मैं कैलकुलेशन वाला है वही लिखता हूं, ठीक है? बाकी आप स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो, आरटी वाई एन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्ट वाला लिखता हूं, ठीक है? लॉग ऑफ क्यू। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब इस यही चीज हमें देखना है कि एट इक्विलिब्रियम ये नॉस्ट इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करना है भैया? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? ई सेल को जीरो कर दो, तो जहां ई सेल है वहां जीरो पुट कर दो। तो जीरो इज इक्वल्स टू ई सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ, अब क्या करो, जो क्यू है उसको केसी से रिप्लेस कर दो, लॉग ऑफ क्यू को किससे रिप्लेस कर दो? केसी से। अब इस फॉर्मूले को इधर थोड़ा मॉडिफाई कर लो। अरे स्लाइड खत्म, कोई बात नहीं, लेट मी ऐड सम स्लाइड्स प्लीज। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं और मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको देना चाहूंगा अभी। अब क्या करना पड़ेगा भैया? अब
इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इधर भेजो सेकेंड टर्म के साइड, तो क्या होगा, सिंपली एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन log of Kc. This is the Nernst equation at equilibrium. तो आप इसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कह सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, समझे, ये एक फाइनल एक्सप्रेशन याद रख सकते हो। अब दूसरी चीज और क्या, अब मुझे केसी निकालना सिखाई है, तो सिंपली देखो इस लॉग केसी को पकड़ो और बाकी सबको इधर भेज दो, तो मैथ यूज करो, बस थोड़ा सा फेरबदल करना है बस। तो मैं इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं log kc is equals to n into e naught cell अपॉन 0.06। बिल्कुल, बट हमें सर log kc नहीं, हमें सिर्फ kc चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। तो kc विल भी क्या होगा, अगर log kc है तो इस log को इधर भेजोगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। अरे बिल्कुल बन जाएगा सर। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ n into e naught cell, एंटी लॉग ऑफ n into E naught cell upon 0.06। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, जो एग्जामिनर बहुत फंसाता है। बस इसी एक्सप्रेशन को आपको यूज करना है, इसमें आप n की वैल्यू पुट करो, E naught cell की वैल्यू पुट करो, डिवाइड को 0.06 और एंटी लॉग ले लो, तो Kc निकल जाएगा। इस Kc को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो एक नॉस्ट इक्वेशन पढ़ा और उसके कितने सारे एक्सटेंडेड फॉर्म हमने पढ़े, अभी और भी है, नॉस्ट इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो लंबा चलेगा ये। अब ये एंटी लॉग क्या है, अब ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चा, लॉग का उल्टा एंटी लॉग और सबको तो पता है एंटी लॉग क्या है। अब एंटी लॉग तो मैं समझाने नहीं बैठूंगा तुम्हें, सिंपली 10 की पावर ले लेते हैं, जो भी वैल्यू होती है एंटी लॉग निकालने के लिए 10 की पावर उस वैल्यू को ले लो, तो एंटी लॉग कहा जाता है उसे। ठीक है, बताओ बच्चा, पार्टी क्लियर हुआ, केसी निकाल सकते हो अब, बताओ। केसी निकाल सकते हो। अब देखो 2-3 मिनट और कर लो, फिर क्लास को एंड करता हूं। अब एक और चीज, ये तो किसी का निकल गया, ठीक है। अब कई बार क्या एक रिलेशन देता है किसके किसके बीच, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के सी, ये भी पूछता है बहुत बार। डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, आज सब करा के ही छोड़ूंगा, चिंता ना करो। खूब सारे डेरिवेशन आज हमने, डेरिवेशन इन द सेंस की खूब सारे फॉर्मूले आज हमने लिए, इन सब का यूज होगा क्वेश्चन में, तो सब रिमेंबर रखना, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे जानते ही हो मैं खूब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालते रहता हूँ, तो कहीं भी कुछ भी यूज हो जाएगा तो सब याद रखना। ये नहीं कि मैं करा दिया फिर तुमने हाँ ठीक है सर लिख लिया, नोट्स बना लिया, काम खत्म, ना ना, याद होना चाहिए एकदम। अब हमें डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच देखना है। देखो मैं सिंपल एक्सप्रेशन यूज करूंगा, कौन सी चीज, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भैया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.06 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ के सी, पढ़ा है, ठीक है। अब देखो सिंपली इस चीज को देखो, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा वो करो, देखो मैं इसको लिख देता हूं एक बार अच्छे से, ये वाले एक्सप्रेशन को ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे मैं नॉस्ट इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ और लॉग ऑफ के सी, लिख सकता हूं ना, सोचो, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल ऑफ के सी, लिख सकता हूं, ये तो लिख सकता हूं। अरे भैया जहां 0.06 लिखा है, बस इसको मैंने आर टी के फॉर्म में लिख दिया, मैंने यही तो किया है, और क्या किया है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है नॉस्ट इक्वेशन का, यही होता है, मैंने 0.06 ना लिख के आर टी बाई एफ लिख दिया, आर टी बाई एफ की वैल्यू 0.06 होती है, लिख देता हूं यहाँ, आर टी बाई एफ कितना होता है 0.06। तो भैया मैंने इस बार खोल के लिखा है उसको प्रॉपर। अब सोचो इस एन एफ को जरा इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये एन एफ ई नॉट सेल बनेगा, यानी एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एल एन के से लिख सकता हूं, सोचो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बेसिक मैथ का कैलकुलेशन किया आपने। अच्छा इस नेचुरल लॉग को जरा लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करो, तो भैया आर टी अपॉन सॉरी एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, अगर मुझे नेचुरल लॉग को लॉगरिथमिक कन्वर्ट करना है तो भैया 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है,
तो क्या मैं इसको 2.303 RT log KC लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और NF E नॉट सेल, अरे भैया ये तो पढ़ा पढ़ा लिख रहा है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अगर मुझे सिर्फ एन एफ ई नॉट सेल चाहिए तो क्या मैं माइनस डेल्टा जी नॉट लिख सकता हूं क्या? इस एन एफ सेल को मैं माइनस डेल्टा जी नॉट लिख दूंगा। दिस विल बी 2.303 आर टी अपॉन लॉग के सी। अब कुछ नहीं, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो। तो नेक्स्ट फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा? डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी ऑफ लॉग के सी। देखो रिलेशन मिल गया तुम्हें डेल्टा जी नॉट और के सी में। क्या बात है, आया मजा? आया मजा? सिंपली हमने इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कंडीशन देख लिए। नर्स्ट इक्वेशन कैसे हो गया इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी नॉट कैसे हो गया इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन हुई, ई सेल जीरो हो गया, क्यू केसी बराबर हो गया, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो एंटी लॉग ले लेंगे एन इनटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06। क्लियर है? खूब सारे फार्मूले 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 हुए। कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं ये बताओ? ठीक है, चलो तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।